हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन इस कंप्यूटर सीरीज 2.0 में AWTPO के बेसिक डिटेल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान रहे थे। उसकी मैंने आपको क्लास 1 प्रोवाइड करवा दी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बेसिक डिटेल ऑफ कंप्यूटर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, आज ये क्लास 2 है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, तो डाटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? डाटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। तो डाटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर अगर कंप्यूटर के बारे में पूछो 3 प्रकार के कौन कौन से आप बताओगे, तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, एक एक कंप्यूटर के बारे में अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखेंगे कि जो कंप्यूटरिंग शक्ति और गति के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कंप्यूटिंग शक्ति और गति के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, और डेटा प्रबंधन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। तो जो कंप्यूटिंग शक्ति गति के आधार पर 5 टाइप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? निजी कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी। सेकंड होगा वर्क स्टेशन, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा सुपर कंप्यूटर। एक एक कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे से थोड़ी इनके बारे में डिटेल बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये थोड़ी इमेज है कि कौन कौन सा एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है, माइक्रो कंप्यूटर कैसा है, मिनी कंप्यूटर है। तो आप देख लीजिए एक बार इनका इमेज। ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर ऊपर वाला, ये डेल्टर कंप्यूटर है, ये लैपटॉप एंड नोटपैड आप जानते हैं ये होते हैं। ठीक है, और ये सुपर कंप्यूटर इस टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इमेज आपने देख ली होगी। अब सबसे पहला कंप्यूटर चलता है अपना डेटा प्रबंधन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के थे, उसमें से पहला लेते हैं अपन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? उसमें देखिए कि इसमें ऐसा डाटा शामिल होता है, ठीक है, जो लगातार बदलता रहता है। किस टाइप का इसमें डाटा शामिल करते हैं? जो लगातार बदलता रहता है। इसमें असतत मान नहीं होते। ठीक है, अ, जैसे उदाहरण के रूप में एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल पूछ ले तो कौन कौन से होते हैं? जैसे मर्करी थर्मामीटर, वो एक एनालॉग कंप्यूटर है। इसके बाद में स्पीडोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में इनमें से कौन सा आप ध्यान रखेंगे? मर्करी का थर्मामीटर और एक स्पीडोमीटर। ठीक है, ये आपको एनालॉग कंप्यूटर समझ में आएगा। एनालॉग कंप्यूटर वह होता है जिसमें डाटा शामिल होता है, लगातार बदलता रहता है और इसमें असतत मान नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल मर्करी थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1 में बदलता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर किसमें बदलता है? 0 और 1 में बदलता है। बाइनरी नंबर में क्या क्या शामिल होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। 0 और 1 बाइनरी नंबर को कहते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में आता है जैसे अपना लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, स्मार्टफोन, ये सब अपने डिजिटल कंप्यूटर है। इसमें बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है आपको पता है? ये जो डिजिटल और एनालॉग के दोनों से मिलकर बना होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। किस किस से? डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर बना होता है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें आप जैसे पेट्रोल पंप पे देखा होगा आपने, वहां पे आप तेल पेट्रोल जो भरवाते हो गाड़ियों में, तो वहां पे जो कंप्यूटर लगा होता है ना, वो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखें, जो पेट्रोल पंप में उपयोग किया जाने वाला जो प्रोसेसर होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एक तरीके का वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर जो मात्रा और कीमत की गणना करता है, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। जो डेटा प्रबंधन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं हम। उसके बाद होता है पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? इसमें एक तो माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी के आधार पर निर्माताओं को एक चिप पर पूरा सीपीयू लगाने में सक्षम बनाता है। जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक कंप्यूटर हो गया, तो ये हमारे क्या पर्सनल कंप्यूटर के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया ना, और नोटबुक के पीसी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मतलब किस टाइप का कंप्यूटर होता है, उसके बारे में देख लीजिएगा कि कंप्यूटर जो CAM सॉफ्टवेयर विकास, ठीक है, डेस्कटॉप प्रकाशन जैसे इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? बड़े बड़े जैसे सॉफ्टवेयर का डेवलपर करना होता है, वहाँ पे डेस्कटॉप प्रकाशन करना है कुछ यहाँ पे। ठीक है, इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए इन सब चीजों के लिए वर्क स्टेशन बने होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे इनका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, और माइक्रो कंप्यूटर से मतलब कितना बड़ा होता है? वो इतना पावर 5 या 10 गुना ज्यादा पावर माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर रखता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस के रूप में पूछ लेता है कि मिनी कंप्यूटर छोटा होता है, मेन फ्रेम या माइक्रो। तो सबसे छोटा होता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, पहले छोटी मात्रा मैं आपको थोड़ी समझाऊं, उसके बाद में फिर एक ही मात्रा। ठीक है, तो मिनी के बाद में आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग तकनीकी से 100 से ज्यादा लोग अलग अलग टर्मिनल पर एक साथ काम कर सकते हैं। ये इस टाइप का काम होता है कि भाई एक साथ 100 से ज्यादा काम कर सकते होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अत्यधिक जटिल कार्यों को अत्यंत तीव्र गति से जो संशोधित करने में सक्षम होता है, वो कंप्यूटर है, उसका कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कि बहुत अधिक शक्तिशाली, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर, ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कि जो सबसे पहला, ये आपके लिए काम का क्वेश्चन है फैक्ट में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो
पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था। कब बनाया गया था पहला सुपर 1976? किसके द्वारा बनाया गया था? रोजर क्रे नामक वैज्ञानिक होते, उसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, सबसे तेज गति से कोई भी जटिल कार्य होते हैं उनको संशोधित करने में सक्षम होते हैं सुपर कंप्यूटर। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने सुना होगा एक क्वांटम कंप्यूटर। क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर जो कंप्यूटर विकास का जो अंतिम चरण है, सबसे पहले तो जो अभी चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर, इसमें क्या किया जा रहा है? क्वांटम में बाइनरी का यूज नहीं किया जा रहा। बाइनरी बिट्स के स्थान पर इसमें क्यूबिट का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जाता है? क्वांटम में क्यूबिट का यूज किया जाता है। बाइनरी बिट क्या होती है? बाइनरी बिट होती है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी बिट होती है। तो क्वांटम कंप्यूटर में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें बाइनरी बिट्स के स्थान पर क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे कि चीज को एक एक लाइन को समझते हो। अगर आप कंप्यूटर को पढ़ेंगे ना तो आपको कंप्यूटर इजी लगेगा। और आपके 10 में से 10 मार्क्स जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसमें से आपका 100% एग्जाम के अंदर आएगा। तो आप अच्छे से पढ़े, किसी भी कंपटीशन एग्जाम दोगे आपका कंप्यूटर के कुछ न कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लो और पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, लास्ट मौका है और कभी मौका नहीं आएगा, फिर होते रहना, फिर पढ़ते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम कंप्यूटर का संगठन। ठीक है, तो कंप्यूटर का संगठन 3 बुनियादी इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है कि भाई कंप्यूटर में क्या-क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद होता है मेमोरी यूनिट, उसके बाद इनपुट आउटपुट। इन 3 चीजों से कंप्यूटर बना होता है। इन चीजों से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, एक मेमोरी यूनिट हो उसके साथ में, और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा हो। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर काम करेगा। अब एक-एक चीज को हम समझते हैं कि क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है, क्या मेमोरी यूनिट होती है और इनपुट आउटपुट क्या-क्या चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, इसके अलावा एक कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। मैंने आपको बताया, वो आपको पहले बता चुके हैं, कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वे पार्ट होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बनाने की संरचना समझ में आ गई। कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट और एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये आप कंप्यूटर के पार्ट्स देख लीजिए, क्या-क्या कंप्यूटर्स होते हैं, कि कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा इमेज को देख लीजिए, मैं 2 मिनट ऐसे रोक लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक-एक जो भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं, उस एक-एक पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ी डिटेल देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम कंप्यूटर का पहला पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे पहले। इसके अलावा इसे सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसमें ये वर्क क्या करता है? ये कार्यक्रमों के माध्यम से निर्देश, दिमाग भी कहोगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये काम क्या करता है कि कार्यक्रमों के माध्यम से निर्देश और डाटा देता रहता है। ठीक है, फिर सीपीयू मेमोरी से प्रोग्राम और डाटा प्राप्त करता है। क्या करता है? सीपीयू मेमोरी से प्रोग्राम और डाटा को प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे अंकगणितीय या तर्क संचालन करता है। क्या काम करता है? फिर दिए गए जो निर्देश होते हैं उसे अंकगणितीय और तर्क संचालन में कन्वर्ट कर देता है और परिणाम को वापस मेमोरी में स्टोर कर देता है। वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो समझ में आ गया। कोई भी कार्यक्रम होगा, उसको जो माध्यम है, उसका निर्देश और डाटा को ये देगा। कहाँ देगा? उसमें के बाद सीपीयू मेमोरी से प्रोग्राम और डाटा प्राप्त करेगा और निर्देशों के अनुसार उसे अंकगणितीय और तर्क संचालन में कन्वर्ट करेगा और परिणाम को वापस मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ये काम सीपीयू का होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब क्या है? डाटा देना, डाटा प्राप्त करना है, डाटा देना, इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद सीपीयू अपनी स्थानीय मेमोरी में डाटा और निर्देशों को स्टोर करता है। तो इसका मेन काम क्या, आप समझ में आ गया? डेटा और निर्देशों को स्टोर करना। तो ये आप ये है ना, ये नोट कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू का क्या काम होता है? तो डेटा और निर्देशों को स्टोर करना, जिसे एक तरीके से रजिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक रजिस्टर टाइप का होता है जिसे रजिस्टर भी कह सकते हैं, जो आकार और संख्या में एक छोटी सी जगह होती है चिप, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीमित जगह घेरती रहती है। तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या-क्या होते हैं उसके अंदर? एक एएलयू होता है जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसे अंकगणितीय और तार्किक इकाई। सेकंड आएगा एक कंट्रोल यूनिट और थर्ड आएगा रजिस्टर। ठीक है, तो ऐसे इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 घटक होते हैं, एएलयू, अंकगणित और तार्किक इकाई, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, एक-एक के बारे में हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अंकगणितीय एएलयू की सबसे पहले तो आपसे फुल फॉर्म पूछेगा कि एएलयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फुल फॉर्म क्या होती है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका इंग्लिश है और हिंदी में अंकगणितीय और तार्किक इकाई से हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो एएलयू का मतलब आप समझ गए, अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को गणना करना। सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों की गणना करना किसका काम है? एएलयू का काम होता है। ठीक है, जिन्हें एक प्रोग्राम में निर्देश के अनुसार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एएलयू के बारे में समझ में आ गया, इतना ही काम है इसका। आगे बढ़ते हैं हम। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? जो कंट्रोल यूनिट है, अनुक्रमित निर्देश निष्पादन को नियंत्रित नियंत्रित करने की व्याख्या करता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखें। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है? तो कंट्रोल यूनिट का एक ही काम है, जो अनुक्रमित निर्देश और निष्पादन को नियंत्रित करना है। किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का काम। ठीक है,
कंप्यूटर की मेमोरी एएलयू इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा प्रवाह को निर्देश करना इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। रजिस्टर क्या होता है? ठीक है, रजिस्टर में कुछ नहीं होता, रजिस्टर में होता है निर्देश और डाटा स्टोर रहता है, जैसे सीपीयू को आपने ऊपर बता दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ नहीं, निर्देश और डाटा को स्टोर करना एक रजिस्टर ही कहलाता है। तो वही इसका इतना सा बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, तो इनपुट के बारे में बताता है। इनपुट हमें कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इनपुट मतलब कोई चीज को अंदर इनपुट करना। ठीक है, कंप्यूटर में हम जैसे टाइप वगैरह करते हैं वो इनपुट है। जैसे कीबोर्ड इनपुट का काम करता है, माउस इनपुट का काम करता है। आउटपुट क्या होता है? जैसे हमें स्क्रीन पर कोई चीज दिखती है वो होती है आउटपुट। ठीक है, तो जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हमें प्रिंट करके दे देता है तो वो क्या आउटपुट। मॉनिटर हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाता है तो वो आउटपुट। स्पीकर हमें गाने सुनाता है तो वो आउटपुट। तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में समझ में आ गया होगा। वैसे मैं समझा ही रहा हूँ। इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होती है उसको संयुक्त रूप से हम कहते हैं पेरिफेरियल डिवाइस भी कहते हैं। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से पेरिफेरियल डिवाइस कौन सी है। तो आप ध्यान रखोगे कि इनपुट भी आती है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, मतलब टोटल बात है। जो डिवाइस इनपुट और आउटपुट होगी उसे हम पेरिफेरियल डिवाइस कहेंगे। इन्हें इंटरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों कहते हैं इंटरफेस? क्योंकि ये मनुष्य और मशीन के बीच का काम करती है, कड़ी का काम, इसलिए इसे इंटरफेस भी कहते हैं दोनों को। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के बारे में आपको समझ में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं इसी। इनपुट डिवाइस उसमें से कुछ डिवाइस होती है जैसे ओएमआर। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे कि ओएमआर होता क्या है। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये ओएमआर की फुल फॉर्म होती है। ओएमआर एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस का काम करता है। ठीक है, जो प्रपत्र होते हैं उनको पढ़ने में सक्षम बनाना ओएमआर का काम होता है। वैसे इतना आप ध्यान रखेंगे। एमआईसीआर का फुल फॉर्म सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे। एमआईसीआर का यूज कहाँ होता है ये आपको सीधा एग्जाम में ये भी आता है। ठीक है, तो एमआईसीआर का पहले सबसे पहले फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एमआईसीआर का पूरा नाम है। एमआईसीआर का सबसे ज्यादा यूज बैंकों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है इसका यूज? बैंकों में एमआईसीआर का यूज किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। बीसीआर होता है बार कोड रीडर, जो जैसे स्कैन को डिकेट वगैरह स्कैन जो होता है स्कैनर उनको सक्षम पढ़ने में काम आता है बार कोड रीडर। तो बीसीआर। क्यूआर कहता है क्यूआर कोड, मतलब क्या था? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, कोड का एक मैट्रिक्स होता है। अब मैंने एक आपको इमेज समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज देख लीजिए आप। सबसे पहला है ओएमआर शीट। जो आप एग्जाम वगैरह देते हो, ओएमआर शीट भरते हो, उनको रीडर करने का काम करता है। तो ये ओएमआर करता है। एमआईसीआर मैंने आपको बताया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो बैंकों में इसका यूज किया जाता है। और बारकोड रीडर मैंने आपको बताया बीसीआर। ये बारकोड आपने देखा होगा, जैसे आपका फ्लिपकार्ट अमेज़न डिलीवरी आती है तो उन सब पे बारकोड लगे होते हैं, तो स्कैन करने वाला काम तो बीसीआर करता है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स, कोड का एक मैट्रिक्स होता है। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज्यादा है उसको देख के ना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड एक बहुत सारी कुंजियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है कीबोर्ड के अंदर, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। जैसे इसमें वर्णमाला की कुंजियां होती है। एक तो कैपिटल वाली ए से जेड तक। ठीक है, कैपिटल लेटर वाला अल्फाबेट और एक स्मॉल लेटर वाला अल्फाबेट। ठीक है, ए से जेड तक। एक तो ये होता है वर्णमाला। एक इसमें संख्यात्मक कुंजियां होती है 0 से 9। ठीक है, संख्यात्मक कुंजियां भी इसी के अंदर होती है कीबोर्ड में। एक फंक्शंस कुंजियां होती है। फंक्शंस कुंजियां कहाँ से कहाँ होती है कीबोर्ड में? F1 से लेके F12 तक। ठीक है, फंक्शन कुंजी संख्या कितनी? 12, ध्यान रखेंगे। संशोधन कुंजियां भी होती है इसमें, एक कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है, ये संशोधन कुंजियों के रूप में काम करता है। डोंगल कुंजियां किसे कहते हैं? जैसे कैप्स लॉक करना। ठीक है, न्यूमेरिक लॉक लगाना, स्क्रॉल लॉक करना, ये क्या है? टोंगल कीज होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी संशोधन कीज है कंप्यूटर की? तो कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है। टोंगल की कौन कौन सी है? कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये हमारे टोंगल कीज के अंतर्गत आती है। मानक कीबोर्ड में टोटल कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 104। ये भी सीधा क्वेश्चन वन लाइनर में बन सकता है कि मानक जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 104 होती है। और इसमें जो नंबर पेड होते हैं उसमें कुंजियों की संख्या कितनी होती है? नंबर पेड वाले में उसमें 17 कुंजियां होती हैं। तो आप ये कुंजियों का ध्यान रखेंगे। माउस, तो कीबोर्ड के बारे में समझ में आ गया कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। और माउस, माउस कहते हैं, माउस टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑप्टिकल माउस और एक मैकेनिकल माउस। ठीक है, तो माउस के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। सबसे पहले एक टाइप एक ऑप्टिकल और एक मैकेनिकल टाइप। ठीक है, ट्रैक बॉल आपने देखा होगा। ट्रैक बॉल जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है, ये भी एक माउस की तरह यूज होता है। ट्रैक बॉल इसमें बॉल सी लगी होती है। इसका आपको इमेज दिखाएंगे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है और एक माउस की तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, लाइट पेन जैसे स्क्रीन पे सिग्नेचर वगैरह करने का काम, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का काम, तो वो लाइट पेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई लाइट पेन क्या होती है। इसके अलावा जो स्टाइलिश लेखनी होती है, चित्र बनाना, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट स्क्रीन करना, ये सब स्टाइल लेखनी होती है। एक एक चीज ये होता है देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रैक बॉल क्या होता है, तो ये ट्रैक बॉल होता है, ये लाइट पेन होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक चीज का आपको थोड़ा इमेज देख लीजिए कि ट्रैक बॉल माउस टाइप का होता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये लाइट पेन आपने देख लिया और ये स्टूलस ऐसा इस टाइप का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये हमारा क्लास सेकंड कंप्यूटर की आज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक लाइन को। और चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लें। और एडब्ल्यू में सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैनल पे आके। ठीक है, जय हिंद, रोजर आउट, थैंक यू।